तो डॉट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए एक्स आ जाता है, बी वाई आ जाता है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होता है बेटा। जब आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हो तो टाइम की वैल्यू से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हो और फिर एफ डॉट एस लगा देते हो वर्क डन निकालने के लिए। तो आपको डायरेक्ट एस की जगह पे टाइम दे दिया जाता है। अगला होता है कंजर्वेटिव फोर्स का क्वेश्चन बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डायरेक्ट सवाल होते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड। सिंपल सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, इजीली हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा पार्टी मजा मा 30 मिनट्स रिवीजन ऑफ वर्क पावर एनर्जी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट सिंपल सा टॉपिक है। टाइप 1 क्वेश्चन वर्क डन का डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है। अगर आप किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए आई प्लस बी जे डॉट सी के का अगर आप डॉट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ में, तो डॉट में क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए एक्स आ जाता है, बी वाई आ जाता है और के साथ में के सी जेड आ जाता है। सेम बिरादरी में मल्टीप्लिकेशन होता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का बेटा। अगर नेक्स्ट चीज दो वेक्टर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस चैप्टर में मेनली बात करते हैं। एफ डॉट एक्स एंगल थीटा, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या एफ एस कॉस थीटा। तो अगर आपका एंगल थीटा कॉस थीटा अगर लेस देन 90, थीटा लेस देन 90 होता है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। 0 होता है तो वर्क डन हो जाएगा 0 और मोर देन 90 होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। सबसे बेसिक डायरेक्ट सवाल आते हैं आपको, इसके ऊपर बहुत डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, इजी सवाल होते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप के सवाल जो चैप्टर में आते हैं वो आता है वर्क डन डायरेक्ट, जो अपन ने अभी निकाला। ऐसे मैंने आपको बोल दिया वर्क डन बराबर एफ इंटू एस या एफ डॉट एक्स, जो चाहे बोलो, फोर्स भी दे दिया और डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया और अगर जरूरत पड़ी तो थीटा भी दे देते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा लगा देते हैं अपन, तो एंगल बिटवीन देम। तो ये डायरेक्ट सवाल होते हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल, इनमें कुछ घुमा फिरा की चीजें नहीं होती। अगला आता है वर्क डन, जिसमें टाइम दे रखा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या देते हैं, टाइम दे देते हैं। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होता है बेटा। जब आप एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हो तो टाइम की वैल्यू से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हो और फिर एफ डॉट एस लगा देते हो वर्क डन निकालने के लिए। तो आपको डायरेक्ट एस की जगह पे टाइम दे दिया जाता है। तो इससे कई बार बहुत ईजी आता है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा, फोर्स अपॉन में मास से। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन में मास से आ जाती है। तो दिस इज हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें टाइम दे रखा होता है, जो कि डायरेक्ट टाइम से आप नहीं कर सकते फॉर्मूला, तो आपको यहाँ पे काइनेमेटिक्स यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। अगेन बड़ा इजी सवाल होता है, बिल्कुल टफ नहीं होते। नेक्स्ट टाइप का सवाल होता है वर्क डन से वेक्टर फॉर्मेट में आता है। तो डायरेक्ट तो हो जाता है, पर दूसरा फॉर्मेट क्या आएगा, जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट जो है वो दे दूंगा 2,3,4 से चला गया 8,5, लेट से 6 तक। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा 8 माइनस 2 कितना, 6 आई, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है बेटा। 5 माइनस 3 2j और 6 माइनस 4 आ जाता है अपना कितना 2k। पहले डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकालना होता है, फिर अगेन डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट एफ डॉट एस कर देते हो या एक्स कर देते हो और आपका आंसर निकल के आता है वर्क डन का। तो ये सवाल में ऐसा होता है, कई बार ऐसे रहते हैं कि एक पोजीशन वेक्टर दे देंगे कैसे कि 2i 3j 4k से 8i 5j 6k तक गया, तो इस तरीके से भी कन्वर्ट हो जाता है सवाल। सवाल आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, सवाल इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। बस हाँ, आपको क्या करना पड़ता है इसमें, ये जो है चीज़ें इन दोनों को सबट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है। सिंपल टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो आप, एक्स लिखने से ज़्यादा अच्छा एस लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 आई में, फिर y2 माइनस y1 j में और z2 माइनस z1 k में। तो दिस आर द थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो अगेन डायरेक्ट सवाल होते हैं, टफ नहीं होते, डायरेक्ट हल्के हल्के वेरिएशन होते हैं। अगला इंटीग्रेशन वाला आ जाता है बेटा। तो वर्क डन इसमें कैसे निकल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो अब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला इसके अंदर यूज में आ जाते हैं। अगेन सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। जैसे फोर्स बोल दिया आपको, कैसे मालूम पड़ेगा, फोर्स बराबर 10 प्लस 2y या 2x इस टाइप का दे रखा है। तो वर्क डन आपको इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस 2x डॉट डी एक्स करना पड़ेगा। तो सॉल्व करोगे तो 10x प्लस 2x का क्या होगा 2x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट दे रखी होती है। बोल देंगे आपको कहाँ से कहाँ गया, तो आपको बोल दिया कि भैया यार ये x बराबर
1 से x बराबर 2 तक गया है, तो पुट कर दो वैल्यूज 10 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 10 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 1, तो 10 प्लस 3 बराबर 13 जूल का आपका वर्क डन आ जाता है। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं। अगला टाइप के सवाल हो जाते हैं बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑफ फ्रिक्शन। स्पेशल केसेस होते हैं बेटा, अब आप ऐसे कोई भी पहाड़ी कैसे भी रैंडम कुछ भी चढ़ लो, ठीक है, जब आप इस तरीके से चलते हो कुछ भी रैंडम चल रहे हो, अगर आप नेट में यहाँ तक आप हाइट h चल रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgh, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाता है माइनस म्यू mgl, एल ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। सेम वे में अगर आप क्या कर रहे हो, इसमें ये पहाड़ उतर रहे हो, सेकेंड केस देख लें, यहां से नीचे आ रहे हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाता है प्लस mgh, पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आता है क्या होता है बेटा माइनस म्यू mgl ही रहता है, नेगेटिव ही रहता है। ये चीज पहाड़ी से चढ़ रहे हो या पहाड़ी उतर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं, अगेन डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आते हैं। अगला आता है वर्क डन बाय सर्कुलर फोर्सेज में, तो जब भी कोई भी ऐसा फोर्स होगा जो सर्कल का मोशन करवा रहा होगा, ऐसे ऐसा गोल घुमा रहा हूँ, इसमें अगर टेंशन है जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है, या कार गोल घूम रही है उसमें फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो वर्क डन बाय कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल जो भी सर्कल करा रहा है उसका वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि हमेशा एंगल क्या होगा 90 डिग्री होता है इसमें, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाता है। पर अगर कुछ इस टाइप का सवाल है कि फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन, फोर्स वेरिएबल नहीं है, ठीक है, सर्कल में चल रहा है गोल 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 गोल, तो ये फोर्स एफ खींच के इसको यहां तक ले आया, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ जो होगा वो जाएगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट नेट में, तो डिस्प्लेसमेंट आर है तो वर्क डन एफ इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर एक्स में सिर्फ आर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो याद रखना कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन आ जाएगा, कांस्टेंट फोर्स मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए फोर्स, है ना, फोर्स का डायरेक्शन कम नहीं हो रहा है। पर अगर ऐसा गोल गोल घूमने वाला फोर्स है कि ऐसा है या फिर ऐसा, इस केस में नॉर्मल गोल घुमा रहा है, तो इसमें वर्क डन इन सब का वर्क डन जीरो हो जाता है। जो फोर्स का डायरेक्शन साथ में गोल गोल घूमते घूमते बदल रहा है, इन सब का वर्क डन हमेशा जीरो हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो जाएगा हमेशा इनमें, ठीक है। पर जब कांस्टेंट है सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो फिर वर्क डन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए वर्क डन बाय सर्कुलर फोर्सेस तो ऑलरेडी कर लिया अपन ने, सेम सेम रिपीट दोबारा आ गया, ठीक है। वर्क डन इन ग्राफिकल फॉर्मेट बेटा, तो अगेन डायरेक्ट सवाल होते हैं, एक्स दे दिया और आपको फोर्स दे दिया, इनका ग्राफ दे दिया, तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं, या एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, इसमें नीचे का एरिया हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर का एरिया हो जाएगा पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लोगे। बहुत बार ए एक्स का ग्राफ दे देते हैं आपको, एक्सेलरेशन और एक्स का, तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा मास इनटू एरिया, कि एम ए मा बराबर फोर्स हो जाएगा, तो जो भी एरिया आएगा ए एक्स ग्राफ में उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वर्क डन निकल के आ जाता है। अगेन वेरी इजी टू डू क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है और मोमेंटम पी स्क्वायर बाय 2m हो जाता है। मोमेंटम की वैल्यू होती है 2mv। तो एक चीज नोटिस करना, अगर इफ वेलोसिटी इज सेम तो डायरेक्ट रिलेशन है k1 बाय k2 बराबर m1 बाय m2 है, बट इफ मोमेंटम इज सेम तो इनवर्स रिलेशन है k1 बाय k2 इज इक्वल टू, देखो उल्टा हो जाएगा इस केस में मास से, m2 बाय m1। ये डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड, सिंपल सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम के डायरेक्ट रिलेशन के सवाल आ जाते हैं बहुत बार, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते। फिर एक सवाल आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला। अच्छा एक और रह गया, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी का स्क्वायर होता है और मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो अगेन डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट के ऊपर प्रोपोर्शनल, पी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के हो जाएगा। पर याद रखना मास कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, मास इज कांस्टेंट, मास वेरिएबल होगा तो फिर प्रोपोर्शनलिटी आप नहीं लगा सकते। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल। अगले सवाल आते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के चेंज के ऊपर। तो अगर बड़ा चेंज होता है उसमें परसेंटेज का कंसेप्ट लगा सकते हो आप, जैसे कि मैंने बोला कि मोमेंटम जो है उसमें इंक्रीज हो गया, या छोटा चेंज हो जाता है, अगर स्मॉल चेंज हुआ तो एरर का कंसेप्ट लग जाता है
जैसे डेल्टा के बाई के, जैसे स्मॉल चेंज में हो जाता है के बराबर हाफ एम या पी स्क्वायर बाय 2m। तो डेल्टा के बाय के का परसेंटेज जो भी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय पी का परसेंटेज होगा। ये लग जाता है कब से, अगर 1 से 10 तक % तक का चेंज है तो ये लगा दो। पर अगर बड़ा चेंज हुआ, जैसे मोमेंटम मैंने इंक्रीज कर दिया +10% से, तो उससे पूरा परसेंटेज लगाता है कि बेटा इसको 100 मानो और 100 पे 10% बढ़ा तो 110 हो जाएगा मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी पी का स्क्वायर मान लो 2m मिला के 1 हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मानने पे चीजें। तो इससे ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, 2m को आप मान लो 1 है क्योंकि कांस्टेंट ही है, तो ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 2 1 0 0। अब 2 0 कॉमन हटा दो तो आप देखोगे 100 से 121 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, 21% का। सेम वे में अगर ये मोमेंटम 100 से 120 हो गया, +20% हो गया, समझना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी अगेन इसका स्क्वायर 0 0 0 0, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 0 0, तो इसमें आप देखोगे तो +44% आ जाता है। तो ये बड़े चेंजेस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जितना बड़े वैल्यू होगी उतना देखो ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट हो तो 20 कर देते, डबल कर देते, तो डायरेक्ट नहीं गेम खेल सकते इन चीज़ों में आपको, ठीक है। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा के वाले सवाल करने पड़ते हैं आपको, पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है, कैसे होती है प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट। इसमें एक सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इंग्लिश में फंसा देते हैं कई बार। बोला इंक्रीज बाय, जैसे मैंने बोला पहले मोमेंटम था, ले लेते हैं 2, इंक्रीज बाय 100%, इंक्रीज बाय 300%। इसका मतलब होता है मोमेंटम हो गया 2 + 300% ऑफ 2, तो 2 + 300% मतलब अपॉन में 100, ऑफ मतलब इंटू 2, फिर हो जाएगा 2 + 6 8। पर वहीं पे लिखा इसमें ही P = 2 इंक्रीज टू 300%, मतलब इसका मतलब डायरेक्ट इंक्रीज टू 300%, बाय नहीं, टू 300%, मतलब डायरेक्ट क्या हो गया, जो नया मोमेंटम आ जाएगा 2 × 300/3 डायरेक्ट, ये 6 आ जाएगा। ये इनिशियल वाला ऐड नहीं करेंगे, बाय में ऐड करना पड़ता है, बाय नहीं लिखा तो आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो ये 2 स्पेसिफिक कंसेप्ट होते हैं। अगला होता है कंजर्वेटिव फोर्स का क्वेश्चन। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स पे जो होता है वो होता है ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डायरेक्ट सवाल आते हैं, बिल्कुल भी घुमा फिरा के बातें नहीं होती, इनमें बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ ए से जाओ, यहाँ पे बी पे सीधे जाओ, गोल घूम कर जाओ। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये 1 2 3 में सब में वर्क डन बराबर होता है, 1 1 2 3 में बराबर होता है। अगर क्या है कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या होता है बेटा, जिसमें भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हो। ग्रेविटी हो गया आपका, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्प्रिंग वाला फोर्स हो जाता है, आपका फोर्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या कंजर्वेटिव में नहीं आता, फ्रिक्शन नहीं आता है, मैग्नेटिज्म नहीं आता है, ठीक है। ये थोड़ा 11th के हैं, ये दोनों 12th के हैं, इनमें कंजर्वेटिव लगता है, ये दोनों कंजर्वेटिव नहीं होते। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। अगला है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग और ग्रेविटी की। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर ऊपर h हाइट तक लेकर आया तो पोटेंशियल वर्क डन नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी +mgh हो जाएगी ग्रेविटी की। और स्प्रिंग का अगर नेचुरल लेंथ है कुछ, उससे मैंने कुछ x दबा दिया या एक्स्ट्रा खींच दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x पर हो जाती है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इसका नेगेटिव हो जाता है। पर अगर 2 पोजीशन है, मतलब ऑलरेडी x1 से खिंचाकर और x2 ले गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 का सॉरी फाइनल क्या x2 है ना, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर हो जाती है अकॉर्डिंगली। सेम इसमें mgh हो जाता है अगर 0 से लेकर आया हाइट से तो। और अगर हाइट h1 से h2 ले गया, ऑलरेडी h1 से h2 ले गया,
तो पोटेंशियल एनर्जी mg डेल्टा एच हो जाएगी H2 माइनस H1। दिस इज डायरेक्ट सवाल होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, एकदम डायरेक्ट सवाल होते हैं, ठीक है। अगला देखें, पोटेंशियल एनर्जी एंड चेन पूलिंग वाले सवाल होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है, ऐसे चेन डाल दी जाती है, चेन लेट से लटका हुआ हाइट है h, तो उसको ऊपर खींच के लाने में जो वर्क डन होता है या पोटेंशियल एनर्जी आती है वो mg h नहीं h/2 होती है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग जाता है बेटा, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास बताना पड़ता है कितना है, तो mg h/2 पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब इसको फिर फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हो हाफ mv² वगैरह लगाकर। तो अगर आपसे कभी स्पीड पूछ ली तो इक्विवेलेंट करके आप निकाल सकते हो चीजों को, टफ नहीं होते, इजी सवाल होते हैं। अगला हो जाए सर्कुलर मोशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का गेम बेटा। तो कभी भी लेट से कि अगर मैं यहाँ से गोल घुमाकर h हाइट ऊपर आ गया, ये एंगल थीटा है, रेडियस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाती है mgh, और जो h की वैल्यू हो जाती है बेटा वो होती है r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अगर ये चेंज जो है इतना ऊपर तक चला गया, ऊपर से थीटा लेना पड़ रहा है मेरे को वर्टिकल से, तो ये जो हाइट h आ जाती है ये या पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिख देते हैं mg r1 प्लस कॉस थीटा हो जाती है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है बेटा, यहां से ऐसा गोल घुमा के इसको जस्ट टच कर दिया तो ये जाएगा लुढ़केगा और एक पॉइंट पे इसको कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। कांटेक्ट लूज हो जाता है, कांटेक्ट लूज हो जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाता है। इस पॉइंट पे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 2/3। अगेन आपसे एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल के इसको प्रूव कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। पोटेंशियल एनर्जी में काफी अच्छे लेवल के कैलकुलस के सवाल बन जाते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन होता है, तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस हो जाएगा। तो अगर आपको फोर्स दे रखा है एक्स आई कैप में, वाई दे रखा है जे कैप में, और फोर्स दे रखा है जेड कैप में, ठीक है, इसको डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप से डॉट करोगे, बता एक्स वाले में एक्स वाला, वाई वाले में वाई वाला, जेड वाले में जेड वाला कर दोगे। और अगर फोर्स निकालना है तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स हो जाती है वही वैल्यू, तो माइनस कॉमन ले लो, डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप में, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप में, डेल यू बाई डेल जेड के कैप में। पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो जाती चीजें। सवाल थोड़े से इसमें डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। अगर एक्स में जो अपन डिफरेंशिएशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो बाकी वाई जेड कॉन्स्टेंट रख देते हैं और सिंपल टर्म्स में सवाल सॉल्व होता है। इट्स लाइक नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टू डू क्वेश्चंस, पर थोड़े से इंटरेस्टिंग बन जाते हैं ये, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलस में इस बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला आता है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बेटा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगेन सिंपल सी बात हो जाती है। क्या इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशंस होती है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इन तीनों में इक्विलिब्रियम ऊपर रखो, इक्विलिब्रियम कहलाता है, पर तीनों डिफरेंट इक्विलिब्रियम होते हैं। इसमें पोटेंशियल तीनों में फोर्स 0 होगा क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम पर है, पर इसमें स्टेबल होता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यू जाती है मैक्सिमम, और इसमें यू हो जाती है, इसमें कोई 0 तो इसको अपन बोल देते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं मिनिमा। मिनिमा पे आ रहा है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं अपन मैक्सिमा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को EQ के माथे पे M से लिखते हैं, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसके ऊपर इतने सवाल नहीं आते, ठीक है। इसमें U 0 नहीं बोल सकते, मतलब U के ऊपर नो कमेंट कर सकते हो आप, क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रही है तो इसके ऊपर आप बहुत कमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये आपका UX ग्राफ हो जाता है। इससे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भैया स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है। इजी चीजें होती है, मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर FX का ग्राफ बनाऊंगा मैं तो थोड़ा सा वो ग्राफ से देख लो कैसे बन जाते हैं। देखो बेटा 0 पे तो आना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ तो पूरा 0 पे आ जाएगा, सब 0 है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले ग्राफ में देखो आगे की तरफ जाऊंगा तो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव, फोर्स होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो स्लोप का उल्टा, तो पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इसको याद ऐसे रख सकते हो आप, ऐसा ऐसा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात होती है, सिंपल डायग्राम से अपन याद कर लेते हैं इसको, कि दिल था मेरा पर उसने उल्टा कर दिया स्टार्टिंग में। तो स्टेबल का अनस्टेबल का ग्राफ आप इजीली देख सकते हो फोर्स एक्स में और UX में। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, x की पावर 2n और bx की पावर n वाले क्वेश्चन बन जाते हैं।
ये टाइप के क्वेश्चन अगेन बड़े फेमस है। इसमें इक्विलिब्रियम मतलब डी यू बाई डी एक्स 0 होता है। इसको आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपको एक फिक्स वैल्यू, अपना फोर्स की फिक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी डी यू बाई डी एक्स 0 करके। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो x की पावर n की वैल्यू निकल कर आ जाती है 2a बाई बी। ठीक है, x की पावर n की वैल्यू निकल के आ जाती है 2a बाई बी इफ यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉपरली हमेशा। देन पोटेंशियल एनर्जी आप इजीली उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। u बराबर a अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b अपॉन में x की पावर n को 2a बाय b लिख दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ऊपर 2a, तो ये भी नीचे भी 4a स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाता है माइनस का ए बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये मिनिमम होती है और x के पावर ये निकल के आता है ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स आ जाते हैं। इसका ग्राफ हालांकि काम का नहीं है इतना, पर ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका कुछ। ठीक है, सिंपल सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, पर डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट PYQ आ चुका है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन में अगेन अलग अलग टाइप की एनर्जीज को बराबर करता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 होना चाहिए। फ्रिक्शन या कोई भी विस्कस फोर्स टाइप नहीं लगना चाहिए इसमें। तो हाफ mv स्क्वायर, या अब अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला भैया यहाँ पे एक सिंपल सवाल आता है कि यहाँ से लुढ़क कर नीचे आ गई, तो यहाँ पे एनर्जी mgh थी, यहाँ हाफ mv स्क्वायर हो गई। तो सॉल्व करो, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर, mm कटता है, v बराबर √2gh आ जाता है निकल कर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे सॉल्व हो जाती चीजें। या मैंने बोला बुलेट अंदर फायर करी तो कितना यहाँ पे x डिस्टेंस खोद देगी और 0 पे रुक जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। इतना x डिस्टेंस तक घुस जाती है तो फिर वही लगा दो हाफ mv स्क्वायर। ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ कब लगता है जब क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सेम वे में अगर यहाँ कोई स्पीड v से आकर एकदम इस ब्लॉक को धूम बुलेट पड़ी और ये x स्प्रिंग को दब गया तो x मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है। तो जो हाफ mv स्क्वायर था ये बुलेट का मास m1 है, m2 है ये, इसका यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों का कोलिजन भी हुआ तो कोलिजन वाला कंसेप्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। पर ये बुलेट का मास लगभग नेग्लिजिबल अगर अपन मान ले, बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पे m1 प्लस हाफ बराबर हाफ के x स्क्वायर हो जाएगा। अरे इरेज नहीं हो रहा है तो सारा दब गया, हाफ के x स्क्वायर। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, इसका मास m1 आएगा, इसका मास का कोई यूज नहीं है एनर्जी में। डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा, आप इजीली मैक्सिमम कंप्रेशन मेजर कर सकते हो, बीच के सेंटेंस बीच की चीजें भी निकाल सकते हो, मुश्किल नहीं होते, पर डायरेक्ट सवाल होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। दे आर नॉट ऐसा कि बहुत टफ ऑफ कुछ निकल के आ रही है चीजें। ठीक है, अगला आता है वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर सवाल। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जनरली पर हर जगह ऑलवेज वैलिड होती है। इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्स होता है, ऑल, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है इसका, लेकिन यूज अपन सिर्फ उसी टाइम पे करता है जब कोई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स निकालना है, तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। हमेशा इनका वर्क डन जो होता है इन सब फोर्सेस का नेगेटिव ही मानते हैं जनरली अपन। ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअली पॉजिटिव नेगेटिव हो, पर नेट में नेगेटिव ही होता है ओवरऑल देखा जाए तो। ठीक है, तो वर्क डन निकालते हैं डायरेक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से जो होता है वो वर्क डन आ जाता है, और साथ में माइनस भी कर दो आप चाहो तो। नहीं, माइनस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नेगेटिव निकल कर आएगा। तो बहुत सिंपल सवाल होता है, आप इनिशियल फाइनल एनर्जी निकाल लो और देख लो कितना एनर्जी मिसिंग है, कितनी एनर्जी गायब हो गई, वही फ्रिक्शन खा गया। नेगेटिव में ही होता है जनरली। ठीक है, इसी सवाल होते हैं। अगले लास्ट टाइप के सवाल जो इसमें आ जाते होते हैं पावर के ऊपर। पावर पे डायरेक्ट सवाल आता है, पावर होता है F.V, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। F.V हो जाएगा तो FV का cos थीटा, अगेन वही वर्क डन जैसे वेरिएशन सेम आ जाएंगे इसमें पावर में भी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल होता है, वर्क डन अपॉन में वर्क डन अलग अलग टाइप हो सकता है एनर्जी के कारण। mgh अपॉन में टाइम हो सकता है, या हाफ mv स्क्वायर अपॉन में टाइम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एनर्जी ले रहे हो, या हाफ के x स्क्वायर अपॉन में टाइम हो सकता है। सिंपल बातें होती है बेटा जनरली ये यूज। अब इसके अंदर कई बार होता है पावर एवरेज निकालना होता है। अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो पावर एवरेज क्या हो जाएगा, या तो वर्क डन अपॉन टाइम से तो इजीली निकल जाएगा, या पावर एवरेज निकालना है F.V से, तो F.V एवरेज हो जाएगा उसमें, तो F इंटू यू प्लस वी बाई 2।
जो एवरेज वेलोसिटी होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो एक कई बार वो चीज़ें घुमा दी जाती है। अगेन सिंपल सवाल होते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होते, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे देखिए एफिशिएंसी के ऊपर सवाल आते हैं, तो एफिशिएंसी नीटा से लिखते हैं, ईटा बोलते हैं, मैं नीटा बोलता हूँ, ये होता है नेट में आउटपुट अपॉन में इनपुट, दैट्स इट। कि भैया किसी ने बोला कि टोटल एनर्जी जो पावर, आप नॉर्मल तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके पूरा आंसर निकाल गया, और ये आना चाहिए था भैया, ये आना चाहिए 200 वाट की पावर आनी चाहिए थी, पर पावर गिवन बोला कि यार हमको तो 150 वॉट ही मिली। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है फाइनल। तो एफिशिएंसी कैसे निकाल लोगे, आउटपुट ये आया, या जो गिवन कितना था 200 होना चाहिए था, इंटू 100, क्योंकि इतना फॉर्मूला से इनपुट टोटल आया, तो 0 0 कटेगा, निकालोगे 75% करिए, कुछ निकल के आ जाएगा, 0 0 कटेगा 5 से, हाँ ठीक है 75% निकल के आ जाता है। सवाल सिंपल होते हैं, टफ नहीं होते बेटा, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वाटर और पावर पंप, ये थोड़ा स्पेशल केस होता है बेटा, ये अपन ने वेरिएबल मास में पढ़ा था कि कभी पानी पंप से पाइप निकलता है तो फोर्स जो हो जाता है वेरिएबल मास का, वो रो ए वी स्क्वायर निकल के आता है, ठीक है, रो ए वी स्क्वायर होता है पावर का। अगर इसमें मैं पूछूं पावर एफ डॉट वी, तो एक और वी, रो ए वी क्यूब आ जाएगा, ये आ जाती है क्या, पावर ऑफ पंप, पावर ऑफ पंप। इसमें अगर मैं लेकिन बोलूं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो पूरा नहीं आ पाता, हाफ ही आता है, हाफ रो ए वी क्यूब आता है, याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर वगैरह पूछ लिया तो वो हाफ हो जाता है, सिंपल सवाल होता है, मुश्किल नहीं होते, इजी सवाल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक आखिरी होता है पावर कांस्टेंट में प्रोपोर्शनैलिटी पूछ लेते हैं, बोलते हैं कांस्टेंट पावर मिल रही है और बताओ बाकी सब प्रोपोर्शनैलिटी, तो x प्रोपोर्शनल टू v का क्यूब निकल के आता है इसमें, और v खुद प्रोपोर्शनल होता है टी रूट ऑफ टी का, या टी की पावर 1/2 का, तो x प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 आ जाता है। These are all the क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बन सकते हैं, आई थिंक सो इतने ही बनते थे बस। थैंक यू, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट फिक्स होता है, बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते, सारे टाइप के क्योस थ्योरी से सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर करके गलत आते हो, जो किस टाइप के में फंस रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, और आप वो इजीली सॉल्व भी कर लोगे। लगभग सारे केसेस मैंने कवर कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी डायरेक्ट बता दिए हैं। ये 30 मिनट्स से आपका पूरा रिविजन का। बाय प्रोफेसर आयुध, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू।